गुड मॉर्निंग टू ऑल यू। आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। ठीक, देखिए केमिकल काइनेटिक्स हाँ केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट से डील करता है, ठीक है ना। कोई केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया कितना तेजी से हो रहा है, कितना धीमे हो रहा है, हम उसको किस में डील करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, हम उसकी स्टडी किस में करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स हाँ is the branch of science, is the branch of science which deals with rate of reaction and factors affecting rate of रिएक्शन, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन का, और क्या पढ़ते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है। अच्छा देखिए, समझिए हमारे डेली की लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, मान लीजिए वो अमोनिया बनाने की क्या लगाता है, प्लांट लगाता है, ठीक। और आप लोगों में से किसी को वो क्या करता है, एज अ केमिकल इंजीनियर अपॉइंट कर देता है। हाँ, अब जब क्या होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर केमिकल बनाने की प्लांट लगाएगा, अमोनिया बनाने की प्लांट लगाता है, ठीक है, तो उसका फायदा कब होगा, जब ज्यादा एंड ज्यादा प्रोडक्शन होगा केमिकल का। अमोनिया का जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसका उसमें उतना अधिक फायदा होगा, ठीक है ना। अब आपको एज ए केमिकल इंजीनियर आपको ये उसमें देखना होता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अमोनिया बनाने की रेट को क्या कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, जो अमोनिया के रेट ऑफ रिएक्शन को या प्रोडक्शन को क्या कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया एक इकोनॉमिकल बात। लेकिन हमारे घर में भी जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है काफी हद तक क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है ना। देखिए, लोहे में जंग का लगना अपने आप में क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। लोहे में जंग का लगना क्या है, अपने आप में एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी को हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है लोहे में जंग लगने की वजह से। हमने घर में क्या कर दिया, खिड़की दरवाजा लगा दिया, लोहे का लगा दिया, उसमें जंग लग गया, खराब हो गया, पैसा बेकार हो गया। हाँ, अब आप उसको रास्ता तलाशते हैं कि इस पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो क्या कर सकती हैं, इस केमिकल रिएक्शन को कम कर सकती हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कम कर सकती हैं, ठीक है। तो उस पर आप क्या करते हैं, रेड ऑक्साइड की, मेटल ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि उस पर आप प्राइमर की कोटिंग कर देते हैं, प्राइमर उस पर चढ़ा देते हैं, पेंट कर देते हैं उसको। तो वो होता क्या है कि ऑक्सीजन के टच में नहीं रहता है, फिर वो बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें जंग लगना
जंग लगने की जो रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, हमारे आपके घर में क्या होता है, दही जमता है। अब जब दही जमाते हैं तो उस दूध में क्या डालते हैं, जोरन डालते हैं। हाँ, अब देखिए जब जोरन डालते हैं तो एक बात का ख्याल रखते हैं कि जो दूध का जो टेम्परेचर है वो जरूरत से ज्यादा न हो और एकदम ठंडा भी न हो। क्यों? अगर दूध का टेम्परेचर क्या रहा, जरूरत से ज्यादा रहा, तो जो दही होगी वो जरूरत से ज्यादा खट्टी हो जाएगी या हो सकता है न जमे। अगर दूध का टेम्परेचर क्या रहा, बहुत लो रहा, तो दही जमने में क्या लगता है, ज्यादा टाइम लग जाता है ना। तो ये जो चीजें हैं हम उसको डील करते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ, चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन या इसी को हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, ठीक है। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है आर, ये किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिकारक। कोई रिएक्टेंट है किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। अच्छा देखो, जैसे जैसे ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता जाएगा, इस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो समय के साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और प्रोडक्ट, ठीक है, जो उत्पाद बना हुआ है उसका कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी रिएक्टेंट हमारा क्या होता है, कम होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट कितना कम हो गया या फिर प्रोडक्ट कितना बढ़ गया, हम इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या डिफाइन करेंगे, ना, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time is known as क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। बोलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। एक निश्चित समय में, ठीक है ना, या किसी पर्टिकुलर समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना कम हो गया, यानी अभिकारक की सांद्रता कितनी कम हो गई, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना बढ़ गया, प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी बढ़ गई, हम उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, या अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग। अभी हमने आपको बताया कि रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे माइनस लगा लेंगे,
माइनस चेंज इन concentration of reactant upon टाइम। क्लियर है? या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए इधर, लेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टू आर। ठीक है ना? और प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा, उत्पाद का कितना हो जाएगा, डेल्टा टी टाइम में, इन डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टू डेल्टा पी। आगे बात समझ में? तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, यहां पर हमने माइनस क्यों लगाया, हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, देखिए समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना? बोलिए, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर, इधर देख लीजिए, पहले आप लोग देख लीजिए फिर लिखिएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर T1 पर मान लीजिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 है और T2 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, R2। ठीक है, तो डेल्टा जब R निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू कम होने वाली है क्योंकि घट रहा है, R1 की वैल्यू क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो इन दोनों का जो क्या है डिफरेंस है वो क्या होगा, निगेटिव। R2 माइनस R1 की वैल्यू किस में आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो निगेटिव हो नहीं सकता, जब भी होगा तो किस में होगा, पॉजिटिव होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन के वैल्यू को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हम रिएक्टेंट के आगे किस चीज का यूज कर देते हैं, माइनस का। अगली बात समझ में? चलिए नोट करिए इतना। चलिए, हो गया। अब देखिए, इस पे छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है ना? हर एक स्टेप पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग क्या करते चलेंगे, ठीक है ना? तब जा करके क्या होगा, ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 decreases from 10 mole per liter to 4 mole per liter in 20 minute in following reaction. Find the
फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? PCl5 जो है वो चेंज होता है किसमें? PCl3 में, और किसमें चेंज होता है? क्लोरीन में। PCl5 जब ब्रेक होता है तो किसमें चेंज होता है? PCl3 प्लस क्लोरीन में। ठीक है ना? अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। PCl5 का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है R1 कितना है? 10 मोल पर लीटर, और ये घट करके कितना हो गया है? 4 मोल पर लीटर हो गया है ना। 10 से घट के कितना हो गया? 4 मोल पर लीटर। और इसके लिए टाइम इसने कितना ले लिया? डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी की वैल्यू कितना है? 20 मिनट। 20 मिनट, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन चेंज इन टाइम होता है। देखिए कितना रिएक्टेंट अभिकारक के सांद्रता में चेंज, अबटे समय में चेंज, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन टाइम। अच्छा, डेल्टा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1 अपन डेल्टा टी। R2 की वैल्यू कितनी है? 4 है, और R1 की वैल्यू 10 है, तो 4 माइनस 10 अपान 20। अब देखिए कितना आ गया? 6 अपान 20 आएगा ना। चलो ये कैंसिल होगा तो 3 अपान कितना आ जाएगा? 10, यानी 0.3 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है ना। 0.3 मोल पर लीटर पर मिनट, इसका रेट ऑफ क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। देखिए इसका जो यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का, वो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर मिनट। आगे बात समझ में? चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट वन क्या है? कि अगर हमारा कोई, अच्छा देखिए पहले सा ग्राफ देख लीजिए, ठीक है ना। ये हमने इस पे ले लिया कंसंट्रेशन, और इस पे क्या ले लिया हमने? टाइम, ठीक है ना। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। बोलिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बोलिए। अच्छा देखिए, दिस इज द रिएक्टेंट, ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट। लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट हमारा क्या होता चला जाएगा? ये हमारा कंसंट्रेशन है,
और ये क्या है, टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट हमारा क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए तब जाके सही रहेगा, ठीक है। अगर यहां पे हम एक टेंजेंट खींच दें, ठीक है, ये हमने टेंजेंट खींच दिया, इफ दिस वन इज अ थीटा, ठीक, तो ये हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखो दिस वन इज द ए, बी और सी। तो जो हमारा टेन थीटा होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इट मीन्स कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। आगे बात समझ में, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, तो आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए अगर कोई हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है कि ए, ठीक है ना, ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ बी मोल ऑफ बी। ए का ए मोल रिएक्शन कर रहा है बी के बी मोल से, और बना क्या रहा है, सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी, है ना। When A mole of A react with the B mole of B to form C mole of C and D mole of D, ठीक है ना। देखो तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखिए माइनस इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस 1 अपॉन ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, क्लियर है, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1 upon C change in concentration of C upon change in time is equal to 1 upon D change in concentration of D upon change in time. This is the rate of reaction. This is the rate of reaction. अब देखिए इस पर्टिकुलर में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन चेंज इन टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपन चेंज इन टाइम, है ना। ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, ये दोनों के दोनों क्या है, अभिकारक है ना जी। ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। तो हम इसको लिखते हैं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपन चेंज इन टाइम। हम ये दोनों स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पहले समझ लीजिए, नहीं तो बाद में समझ नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन करते वक्त बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चैप्टर को इसको और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत टफ चैप्टर नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। देखो इस पर्टिकुलर में से हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हटा दिया, 1/a एंड 1/b। हमने केवल क्या लिया है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम
और इस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और वही अगर हम प्रोडक्ट को ले लें, हाँ, जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर प्रोडक्ट को लेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। अगली बात समझ में, इतना नोट करिए तो इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, नोट करिए। चलिए, हो गया। देखिए, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली। हाँ, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। क्वेश्चन है, हम इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे, लंबा क्वेश्चन है। हाँ, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 carbon tetra chloride at 318 Kelvin has been studied by the monitoring the concentration of N2O5। क्लियर है? Initially concentration of N2O5 is 2.40 मोल पर लीटर। हमने यहाँ पे थोड़ा सा फिगर चेंज किया है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। यहाँ पर हमने फिगर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, ठीक है ना। एंड आफ्टर 180 मिनट it reduced to 1.8 मोल पर लीटर, ठीक है ना। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन and rate of disappearance and rate of appearance and rate of appearance। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, टू N2O5 ये चेंज होता है 4 NO2 में और प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, बोलिए। देखिए
क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्वेश्चन कहा क्या रहा है, ठीक है ना, फिर इसको करते हैं। बोल रहा है कि N2O5 है, क्या है, N2O5, ठीक है ना। इसका CCl4 में डिकम्पोजिशन हो रहा है। जब N2O5 को CCl4 में डिजॉल्व करते हैं तो इसका, और डिजॉल्व करने के बाद 318 केल्विन तक इसको हम गर्म करते हैं तो इस N2O5 का डिकम्पोजिशन हो जाता है। और डिकम्पोजिशन किस में होता है, NO2 में होता है और ऑक्सीजन में होता है, ठीक है ना। इनिशियली इसका जो कंसंट्रेशन था, सॉल्यूशन देख लेते हैं। इनिशियली जो इसका कंसंट्रेशन था, यानी R1 की जो वैल्यू थी वो कितनी है, 2.40 मोल पर लीटर, और R2 की वैल्यू कितनी है, घट करके कितना हो गया है, 1.80 मोल पर लीटर। और ये कितने टाइम में हुआ है, यानी डेल्टा टी का वैल्यू आपका गिवन है कितना, 180 मिनट, 180 मिनट इतना गिवन है। आपसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये आगे क्या लगा है 2, तो क्या लिखेंगे -1/2 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 1 के अपान में आ जाएगा, जैसे अभी इसके पहले मैंने आपको बताया 1/A 1/B। तो 1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम होगा ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4, ये 4 है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब देखिए हमको क्या चाहिए होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 निकालने के लिए दिस वन इज R2, दिस वन इज R1, तो क्या करेंगे R2 माइनस R1, तो कितना है 1.8 माइनस 2.40, ये कितना आ जाएगा 0.60, वो भी किसमें आएगा, माइनस में। हाँ, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम इतनी चीजें केवल ले सकते हैं। हाँ, अरे इसकी सब आपस में इक्वल है ना। हाँ, तो हम केवल इसकी वैल्यू ले ले तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस कितना यह है, -0.60 अपॉन टाइम कितना है 180 मिनट। हाँ, चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, तो ये कितना हो जाएगा 0.60 अपॉन 180, सॉल्व करके बताइए आप लोग और जल्दी से नोट करिए ये। इधर देखिए ये हमारा 0.60 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 × 10⁻⁻² लिख सकते हैं। हाँ, अपन में क्या हो जाएगा 180, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/3, यानी 0.33 × 10⁻²। हाँ, इतना आएगा ना मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। चलिए आई होप कि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यही ना। हाँ, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, वेट, सॉरी,
यहाँ पे 1/2 भी तो होगा, तो इंटू 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 कर लीजिए यहाँ पर, तो ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, 1/6 इंटू 10⁻², ठीक है। 1/2 यहाँ पे लगेगा तो 1/6 इंटू 10⁻², ठीक है। इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में जो भी आए, दिस वन इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमको क्या देखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करें, ठीक है, बोलिए। तो इधर देखो, ये 1/2 तो रहेगा नहीं, केवल क्या लिखेंगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपन चेंज इन टाइम। बोलिए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -0.6/180। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आ जाएगा, ठीक है ना। रेट ऑफ क्या हो गया, ये डिसअपीयरेंस। लेकिन अभी हमको क्या करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस भी निकालना है। तो हम एक बात जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपन चेंज इन टाइम, लिख सकते हैं ना। बोलिए, अब देखो ये इतनी चीजें क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस है ना, ये इतनी चीजें क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये वाली। हाँ, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपन चेंज इन टाइम, ये क्या हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना। तो देखो 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कितना आया हुआ है, 1/6 इंटू 10⁻², ठीक है। तो अगर 2 से कैंसिल होगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 2/3 इंटू 10⁻²। अब इसमें अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 6.6 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। ये रेट ऑफ क्या हो गया, अपीयरेंस। अगली बात समझ में, तो ये हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। चलिए इसी के आगे कल पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और बाकी चीजें कल देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू टू ऑल।